तो इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट अगला सेट हमने तैयार किया है आपके लिए। जैसे जैसे सेट तैयार होते जा रहे हैं हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। मित्रों, यहाँ पर मैं नेक्स्ट सेट को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं प्रश्न को आपके सामने पढ़ रहा हूँ, थोड़ा आप देख लीजिए, जूम में करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए, एक बैग में 100 बल्ब हैं, इनमें से 30 बल्ब खराब हैं। बैग से यदृच्छा एक बल्ब निकाले जाने की चुने जाने की बैग से एक बल्ब निकालते हैं और चुने हुए बल्ब के अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी। आइए प्रश्न की तरफ करते हैं, देखते हैं हमने किस तरह से बल्ब निकाला है। मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था प्रायिकता वाली वीडियो में, आप वीडियो चाहे देख सकते हो उसकी। सभी संभव परिणामों की संख्या अपॉन अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी जो घटना होती है। आइए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न जो है, प्रश्न मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए, एक बैग में 100 बल्ब, इनमें से 30 बल्ब खराब है। बैग में से यदृच्छा एक बल्ब निकालते चुने हुए बल्ब को अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, अब इसमें ये 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है अपने सामने। मैंने यहाँ लिखा है सभी संभव परिणामों की संख्या 100, अनुकूल परिणामों की संख्या 70। ये एक फॉर्मूला है, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे सभी संभव परिणामों की संख्या। और इसमें 100 बल्ब हैं तो सभी संभव परिणाम हो गए 100। 70 बल्ब आपके 30 बल्ब खराब हैं तो 70 बल्ब अच्छे हैं, तो 70 बट्टे 100 यानी 0.70 आपकी प्रायिकता आ गई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में सांख्यिकी का ये प्रश्न आ गया, माध्यम, बहुलक, मध्यिका, ये 3 तो है लेकिन मानक विचलन नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहले का गा ये है, यदि 3x + 2y = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 यदि है जाने वाली रेखाएं समांतर है तो r का मान ज्ञात करना है। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि समांतर कब होती है कंडीशन, प्रतिच्छेदी कब होती हैं और संपाती कब होती हैं। तो आइए समांतर होने की कंडीशन को देखते हैं। सबसे पहले 3x + 2ky + 2 = 0, 2x + 5y + 1 = 0, समीकरण 1 और 2। ठीक है, यहाँ से a1x, b1y और c1 से तुलना करेंगे तो a1 = 3 और b1 = 2 के c1 = -2, और इक्वेशन 2 को कंपेयरिंग करेंगे a2x, b2y और c2 से, तो a2 = 2, b2 = 5 और c2 = 1। तो समांतर होने की कंडीशन आपको पता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आ रही है हमारे सामने, k की वैल्यू जो हमसे पूछी जा रही है 3/2 इज नॉट इक्वल 2k/5, k = 15/4। ठीक है, मैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, और आप ध्यान रखें, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बात आपको बताई थी और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि ये प्रश्न ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हमेशा अक्सर पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते जाएंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नेक्स्ट है हमारा, घा यानी पहले का घा की बात कर ली है। चित्र में त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है BC। देखिए, मैंने ये चित्र बनाया है, आपके सामने प्रस्तुत है। DE पैरेलल है BC के। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने यहाँ वैल्यू भी लिख रखी है। AD = 2 सेंटीमीटर, AD 2 है। ठीक है, और यहाँ दे रखा है DB = 4 सेंटीमीटर और DE अनुपात BC का मान ज्ञात करना है। तो इसका अनुपात, इसका आंसर 1:3 आ रहा है। अब इसको हमने कैसे ज्ञात किया है, थेल्स की प्रमेय के अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं। AD/AB, AD ये छोटी और ये पूरी, और फिर AE/AC, इस तरह से हमने इसको किया है। यहाँ पर 2/2 + 4 = DE/BC। DE/BC रहा 2/6 रहा 1/3, अर्थात DE/BC रहा 1:3। ठीक है, AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष हैं, ABC। यहाँ पर ये तीनों शीर्षों के यहाँ नाम दिए हैं, लेकिन इसका एक विकर्ण और ज्ञात करना है। तो विकर्ण में हम इसके बीच की दूरी को ज्ञात करके हम विकर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आपको प्रश्न समझ में आ गया। ठीक है, और हो सके तो आप मेरे साथ करते हुए चलें और इस तरह से आपका रिवीजन होता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए 12 मीटर एक ऊंचा भवन है। भवन के आधार से 12 मीटर दूर स्थित बिंदु से देखने पर इसकी छत का उन्नयन कोण क्या होगा। तो 12 मीटर ऊंचा एक हाइट है और यहाँ से ये 12 मीटर ऊंचे भवन के आधार से 12 मीटर, यानी दोनों ही ऊंचाई और उसकी छाया दोनों ही 12 मीटर है। तो tan थीटा यहाँ लगाएंगे तो 12/12 यानी 1 आएगा, और एक मान होता है tan 45 में। एक बात मैं आपको और बता दूँ कि अब जब भी आप क्वेश्चन करें तो आप पहले 15 मिनट पहले आप स्कूल में पहुंच जाएंगे, विद्यालय में पहुंच जाएंगे। तो आप पहले विद्यालय में जाकर, ये नहीं आप सीट पे बैठे हैं आप टाइम पास कर रहे हैं, ये नहीं, आपको पीछे के पन्ने पर एक त्रिकोणमिति की टेबल को आपको बनाना है, जिससे आपको आने वाले प्रश्नों में मदद मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न हम पढ़ते हैं। यदि बहुपद दूसरे का है, यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के सूत्रों का गुणनफल 4 है तो a का मान क्या होगा। ax² - 6x - 6 को ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा स्मॉल a, b बराबर माइनस है और c बराबर गुणनफल और योगफल का फॉर्मूले से हम इसको करेंगे। अल्फा × बीटा बराबर माइनस c/a होता है, माइनस 6/a/4, a बराबर -6/4, a बराबर -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगनी से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इस स्थिति में आयत की चौड़ाई x है, आयत की लंबाई s की दुगनी से 1 अधिक, यानी चौड़ाई के दुगनी से 1 अधिक हो गया। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2x + 1 × x 528 बराबर 2x² + x। ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में करवाया है, तो द्विघात समीकरण के रूप में हमने निरूपित कर दिया। अगला प्रश्न है, श्रेणी 5, 8, 11 का कौन सा पद 320 है। तो a बराबर 5, d बराबर 8 - 5 बराबर 3, an बराबर 320, n बराबर। ठीक है, कौन सा पद 320 है तो nवां पद, कौन सा पद 320 है तो nवां नंबर का मांग रहे तो n निकाला जाएगा an वाले + n 320 हो जाएगा। लास्ट पद, अंतिम पद 320 और nवां पद यानी कौन से नंबर का पद आएगा तो वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 320 5 + n - 1। इस तरह से n की वैल्यू को हम निकालेंगे। आपको प्रश्न मेरे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर मान लीजिए त्रिभुज ABC, ये प्रश्न चिन्ह आप समझते हो, दोनों समरूप हैं, इनके क्षेत्रफल 64 और 330 है। यदि EF बराबर 13/4 तो किसी को याद कीजिए तो वो ABC का क्षेत्रफल होते तो EF का क्षेत्रफल 64 प्रमेय होती है। दोनों का क्षेत्रफल अपॉन भुजाओं का होल स्क्वायर, 64/121 बराबर BC/15.4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, रूट यहाँ लगाएंगे 64/121, BC/15.4, 8/11 BC/15.4। तो यहाँ हम 8 का 15.4 में गुणा करेंगे तो 11.2 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिनके शीर्ष 1, -1, -4, 6, -3, -5। ठीक है, x1 x2 x3 y1 y2 ठीक है, इसको हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 y3 x2 y2 y1 x3 y1 y2। यहाँ वैल्यू लगाएंगे 1/2 8 + 5 + 4 -4 -5 + 1। ठीक है, 1/2 1 × 6 + 5 और -4 और -4 यानी 16 हो जाएगा, प्लस और -3 × -7 यानी 11, 16 और 21 दोनों को ऐड करेंगे तीनों को तो 48/2 यानी 48 का आधा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। यानी यहाँ पर मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, ये 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 यानी 24 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर साइन साल में यहाँ पर कैसे आ गया, मैंने आपको पहले बताया था कि एग्जाम से को आप देखें जिससे आपको कोई चूक ना हो पाए। यहाँ पर देखिए साइन 60 की वैल्यू पूछी जा रही है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर, tan 60 की वैल्यू √3 और
सेक 45√2 और कोस स्क्वायर 45 का होल स्क्वायर, उसको सॉल्व करेंगे। 3/4 + 3 4 - 1/2, ठीक है। ये आ गया। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है 2.4 + 3.1 और 2 × 4 - 1/2, तो ये हो गया आपका 3 + 12 4 और 3/2। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 50 छात्रों के विज्ञान में प्राप्तांक के सारणी में दिए गए हैं। संचयी बारंबारता बनाकर मध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो मध्यिका दे रहे हैं, यहाँ मध्यिका हमेशा याद रखना आप, मध्यिका में जो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है, आपको बता रहा हूँ। मध्यिका में संचयी बारंबारता मैंने देखा है मध्यिका में आप याद रखें, मध्यिका में संचयी बारंबारता करते हैं। देखिए यहाँ पर प्राप्तांक है 25, 28, 30, 32, 35, 40 छात्रों की संख्या जहाँ भी लिखी मिले आप समझ लीजिए बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। 7, 8, 18, 9, 5, 3 संचयी बारंबारता इस तरह से संचयी बारंबारता बना लेते हैं। 7, 8, 7, 15, 18, 15, 33, 48, 48। अब यहाँ सम नंबर आ गया है 50 जो सम है, सम का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 वहाँ पर 50/2 वहाँ पर 50/2 +1 इस तरीके से 25वां पद और 26वां पद आ जाएगा। अब 25 और 26वां पद आएगा किस में, ये आपको देखना है। यहाँ जो संचयी बारंबारता है ये 15 पे आगे खत्म हो गई, लेकिन ये खत्म हो रही 33 पे, यानी 15, 25वां और 26वां पद इस लाइन में आएगा और 25वां 26वां पद क्या है 30, यानी 30 + 30/2 अर्थात 60/2 अर्थात 30 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को देखिए यहाँ पर पिछले वाली वीडियो में भी शून्य आ गया था, यहाँ पर भी अल्फा द्विघात मैं 2-3 क्वेश्चनों को बार देख रहा हूँ। एक आपका संपाती है, समांतर है, प्रतिच्छेदी है, ये रेखाओं का एक समीकरण, एक क्वेश्चन बन रहा है, बार आ रहा है, और एक द्विघात समीकरण से क्वेश्चन बारंबार आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करो x - y। देखिए प्रतिस्थापन समीकरण को हल करने का 3 मेथड है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और एक आपकी होती है वज्रगुणन विधि, ठीक है। मैंने तीनों की विधि अपनी वीडियो में बनाकर आपको सामने प्रस्तुत करी है, आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर x - y = 2 और x + 7y = 30। यहाँ देखिए समीकरण 1 से x - y = 2 x और 2 + y, यहाँ पर इस वैल्यू को रखेंगे। एक समीकरण में ये वैल्यू जो वैल्यू से बनाती है उस वैल्यू को दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वें का का है, ये आपका 5वें का का प्रश्न 4 नंबर का है। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रश्न समीकरण x² - 10x/3 + 1 = 0 का हल करो। अब यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल मेथड है, x² / 1 10x/3 1, यहाँ देखिए एलसीएम लिया है हमने 3 को, 3x² - 10x + 3 x² - 10x + 3 बराबर 0, 3x² - 10x + 3 बराबर 0, 3x² माइनस यहाँ 3 या 9 9 एकम 9 + 1 10 जोड़ के लाने 9 + 1 2x + 3 बराबर 0, 3x² - 9x - x + 3 बराबर 0, 3x x - 3 - 1 x - 3 बराबर 0, x - 3 हम कॉमन ले लेंगे, x बराबर 3 और x बराबर 1/3 आपके सामने प्रस्तुत है।
अगला प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी का। ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है समांतर श्रेणी का, इसमें पूछा लिया जाता है एमवा पद एन है और एनवा पद एम है तो एम एनवा पद निकालो। इस तरह के प्रश्न बहुत सारे हैं समांतर श्रेणी के अंदर, आप इनको अवश्य लगा दें। समांतर श्रेणी का पीवा पद पी और पीवा पद पी है तो एनवा पद ज्ञात करो। ए पी बराबर क्यू, ए पी बराबर पी, ए प्लस पी माइनस वन बराबर क्यू और ए प्लस पी माइनस चलेंगे घटाने पर कर लिखेंगे। यहाँ पर नहीं लिख पाएगा घटाने पर, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पर ए से ए कट जाएगा हमारा और यहाँ से डी हमारा ये p माइनस वन इंटू डी और माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर क्यू माइनस पी माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस बी डी माइनस डी माइनस प्लस पी माइनस वन इंटू क्यू ए माइनस पी प्लस वन बराबर क्यू ए बराबर क्यू प्लस पी माइनस वन ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन प्लस बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए त्रिभुज ए बी समरूप है त्रिभुज सी और बी है। यहाँ प्रश्न को देख लीजिए और समझ लीजिए। त्रिभुज एक चतुर्भुज ए बी सी डी ये है ए बी सी, बढ़ाई गई एक भुजा एडी पर स्थित एक बिंदु ई है जो एक इस तरह से बना है कि बीई जो भुजा है वो सी डी एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, ठीक है। दिया है एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करना है। सिद्ध करना त्रिभुज ए बी समरूप है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं ई ए बी और एफ सी बी। समांतर चतुर्भुज एंगल ए बराबर है एफ बी सी के, ये आपका एकांक कोण हो जाएगा और एंगल ए बी ई बराबर सी है, ये आपके कॉमन है, ठीक है। तो जब तीन भुजाएं इस तरह से समरूप हो जाती हैं तो वैसे तो दो से ही कंडीशन प्रूव हो जाती है, यहाँ तीनों मैंने आपको सामने प्रस्तुत करी है। तो त्रिभुज ए बी समरूप है त्रिभुज सी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का है, ये आपके 4 नंबर के प्रश्न है। देखिए एक बिंदु 5,8 और 7 से दिया जाता है, एक रेखाखंड एक्स अक्ष पर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 5,8 और 7,-3 से खींचे जाना है एक रेखाखंड एक्स अक्ष पर तथा y अक्ष से किस अनुपात में करेगा। तो x अक्ष से भी करेगा तो x अक्ष के जो कोऑर्डिनेट होंगे तो x,0 है m1 और m2, तो a 5,8 b 7,-3 x1 बराबर 5 x2 बराबर 7 y1 बराबर 8 y2 बराबर -3 है, x1 बराबर x y बराबर 0। तो यहाँ पर हम y को निकालेंगे, y हमारे पास 0 m1 प्लस m2 m1 by 2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 इंटू 8 बट्टे m1 प्लस ये आ जाएगा -3 m1 प्लस 8 m2 3 m1 बराबर 8 m2 m1 अपॉन m2 बराबर 8 अपॉन m1 अनुपात m2 बराबर 8 अनुपात। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये 4 नंबर के प्रश्न और इतने सरल हैं, आप देखिए यदि बिंदु x, y और -5,7 और -4,5 सररेख इससे लिख लीजिए 2x + y + 3 बराबर ax, y b -5,7 और c -4,5। यहाँ देखिए तीनों और सररेख है। सररेख का मतलब होता है तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। तीनों एक ही रेखा में स्थित हैं तो सररेख की कंडीशन प्रूव होती है। तो यहाँ पर मैंने x1 y1 x2 y2 x3 y3 के तीनों की वैल्यू को यहाँ पर लिख रखा है।
सररेख होने का प्रतिबंध होता है x1/2 - y3 x2/3 - y1 और x3/y1 - y2 x बराबर 7 - 5 + 5 - 5 5 - y प्लस -4 5 - 7 x into 2 x into 7 - 5 घटाया -2 तो 2x हो जाएगा ये और -5 5 - y -4 y -7 ठीक है। 2x -25 + 5y -4y + 28 बराबर 0। 2x + 5y में 4y घटाएंगे तो y और 28 में से 25 घटाएंगे तो बराबर 0 ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए sec a + -tan sec a + tan a बराबर 1 - 2 sec a tan a + 2 tan स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए मैंने LHS को उठाया है और LHS में इस तरह की कभी भी कंडीशन आती है तो वहाँ पर एक ही सिचुएशन आप इस तरह की सिचुएशन देखेंगे और यहाँ पर बने जैसी स्थिति अगर पैदा होती है तो आप इसको तुरंत कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए sec a - tan a sec a - tan a यहाँ पर अपोजिट साइन का हमने परमीकरण कर दिया है जिसे हम रेशनलाइज कहते हैं। sec a - tan a का होल स्क्वायर हो जाएगा और sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a तो इसको हम sec स्क्वायर a को हमने ओपन किया बनकर tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कट गया वैसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसा अभी मूल बन रहा है sec स्क्वायर a + tan स्क्वायर a - 2 sec a। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बच गया हमारा 1 + tan स्क्वायर तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर और 2 tan स्क्वायर हो जाएगा ये और 1 ये आपका इधर रखा है 1 + 2 tan स्क्वायर -2 sec a tan a। यही हमें प्रूव करके लाना है। LHS बराबर RHS आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये सिचुएशन देख लीजिए आप sec स्क्वायर + tan स्क्वायर -2 sec a tan a और यहाँ पर भी हमने यही पोजीशन लाई है 1 + tan स्क्वायर यानी sec स्क्वायर a था तो ये हो जाएगा 1 tan स्क्वायर -2 sec a और tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या लिखा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है बाद होता है पैर से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन और 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई क्या तो 30 अंश h/30 है जो हम यहाँ लगाएंगे लंबटे आधा 10/30 का मान लगेगा। 10/30 होता है 1/√3 और h/30 √3h बराबर 30 तो h बराबर 30/√3 30√3 3 3 3 10√3 मीनार की ऊंचाई 10 ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यह प्रश्न में अथवा में यहाँ दे रखा है और प्रश्न अच्छा है। देखिए यहाँ पर सभी प्रश्न जो है ये प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न है। देखिए यहाँ देखिए क्या है किसी कक्षा में 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उसके भार के रूप में रिकॉर्ड किए गए हैं। भार किलोग्राम में है। विद्यार्थियों की संख्या इस तरह से दी है 38 से कम 40 से कम 42 से कम 44 से कम 46 से कम 48 से कम 50 से कम और 52 से कम इस तरह की सिचुएशन आपके सामने प्रस्तुत है। विद्यार्थियों की संख्या ये दी है 0 3 5 9 14 28 35 ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ आप देख लीजिए सब में 2 से कम दे रखा है पहले से तो हम भी 2 से कम की टेबल को बनाएंगे और यहाँ पर हम xi को डिनोट करेंगे। तो हमने 36 38 40 40 42 42 44 44 46 48 46 50 50 52 इस तरह से लिखा। सर्वप्रथम ये चीज़ लिखना आवश्यक है जो मैंने यहाँ पर आपके सामने नोट करी है। सर्वप्रथम हमने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्तंभ खींचा। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ दोनों हम रख दे रहे हैं आपके सामने थोड़ा करके हम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा देखिए यहाँ लिखा है हमने सर्वप्रथम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्तंभ खींचा। क्षैतिज अक्ष पर ऊर्ध्वाधर ये वाला है और क्षैतिज ये वाला x अक्ष और y अक्ष दोनों खींचे। अक्ष पर बारंबारता की उच्च सीमा और क्षैतिज अक्ष पर संचयी बारंबारता यानी क्षैतिज अक्ष पर हमने बारंबारता की उच्च सीमा प्रेजेंट करी है यानी 0 5 10 15 20 25 यहाँ तक जा रही है हमारी। कहाँ तक जा रही है ये आपकी जा रही है 50 52 तक ठीक है। तो ये हमने इसमें ये लिख दिए
एक क्षैतिज पर संचयी बारंबारता लिखी है जो हमने ये बनाई है। एक 0 3 5 9 14 ये संचयी बारंबारता है। देखिए संचयी बारंबारता का मतलब ये होता है, इसे हम फ्रीक्वेंसी नहीं कह सकते। फ्रीक्वेंसी होती है घटते और बढ़ते, संचयी बारंबारता होती है हमेशा बढ़ते हुए। तो इसको आवश्यक रूप से देखना है। कभी कभी पत्रिका के प्रश्नों में इस तरह की सिचुएशन डाल दी जाती है, तो अक्सर विद्यार्थी उसको फ्रीक्वेंसी को समझ लेते हैं। तो आप हमेशा इस तरह की गलती ना करें। तो देखिए यहाँ पर ये संचयी बारंबारता दे रखी है। संचयी बारंबारता को हमने एक्स अक्ष को माना है और जो उच्च सीमा है उसे हमने वाई अक्ष पर दे दिया है। तो यहाँ सबसे पहले हमारा कोऑर्डिनेट बनता है 38,0 40 40,3 जैसे मैंने पॉइंट यहाँ लिख रखे आपको दिखाई दे रहे होंगे। 42,5 44,9 46,14 48,28 48 50,32 52,52 इसी तरीके से यहाँ पर हम प्रेजेंट करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम करके दिखाते हैं आपको सामने प्रस्तुत होगा ये ग्राफ। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा 38,0। तो 38 हमारा यहाँ पर होगा, ये 0 पर है 38,0। फिर 40,3 यानी 5 से थोड़ा नीचे होगा। देख लीजिए मैंने आपके सामने ये रेखांकित रेखा भी खींच कर आपको नोट करी है। फिर इसके बाद आपके सामने 42,5, ठीक है। और फिर इसके बाद 44,9, ये 45 से थोड़ा पहले हमने पॉइंट लिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद 44,9 आप देख लीजिए 9-10 से थोड़ा सा नीचे इधर। देखिए आपको समझ में आ रहा है मेरी बात को। इस तरह से मैंने प्रेजेंट किया और ये इस तरह से ग्राफ को माना है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जो मैंने पैमाना यहाँ पर माना है वो आप देख लीजिए। एक्स अक्ष पर मैंने 5 सेमी लिखा है और वाई अक्ष पर भी 5 सेमी लिखा है, ठीक है। ये एक जो ब्लॉक आता है ग्राफ पेपर पे बहुत अच्छा होता है। ग्राफ पेपर का एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो मैंने यहाँ पर कॉस थीटा का भाग लगाया अंश और हर में। साइन बट्टे कॉस माइनस कॉस बट्टे कॉस प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर देखिए साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा माइनस 1 बट्टे कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गलती मुझसे यहाँ मेरे से यहाँ पर कॉस थीटा छूट गया, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने कॉस थीटा का आंसर दिया है। यह बचा tan थीटा माइनस प्लस tan थीटा और tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा। यहाँ पर देखिए tan थीटा प्लस tan थीटा यानी tan थीटा 1 की जगह मैंने sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को लिखा है, ठीक। और यहाँ पर tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ से tan थीटा sec थीटा हमने कॉमन लिया, माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा बटे tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। ये हो गया बराबर tan थीटा प्लस RHS को निकालेंगे 1 sec थीटा माइनस tan थीटा। मैंने पहले ही बताया था, अगर इस तरह की सिचुएशन आती है कोई भी, हम परमीकरण करके हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो sec थीटा प्लस tan थीटा बटे sec थीटा प्लस tan थीटा ये हो गया। और यहाँ से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1। तो ये बचेगा ऊपर वाला sec थीटा प्लस tan थीटा जो LHS के बराबर है, ठीक है। अगला नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। यहाँ पर एक भुजा 4 सेमी वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने में 1 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेमी व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। और जैसा कि चित्र में दर्शाया गया कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वर्ग की भुजा, देखिए यहाँ पर वर्ग की भुजा बराबर 4 सेमी। देखिए सबसे पहले एक रूमाल टाइप का एक वर्ग का एक कोना है, इसमें 4 कोने काट दिए गए हैं सबसे। यानी देखिए आपको मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि इस तरह का अगर कोई प्रश्न आता है तो सबसे बड़े टुकड़े में से एक छोटे टुकड़े में। देखिए वर्ग है, सबसे पहले तो भुजा इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 4 चतुर्थांश का निकालेंगे। 4 चतुर्थांश का
काटा गया और इन सबको क्षेत्रफल में से घटाएंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो इसमें से हम घटाएंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। 16 माइनस 22/7 प्लस 22/7। यहाँ सॉल्व करेंगे 16 माइनस 22 44/7 112 माइनस 44/7 यानी 68/7। ठीक है मित्रों, आपको मेरी देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें और अपने मित्रों में मेरी वीडियो को शेयर करें जिससे हर बच्चा मेरे से लाभान्वित हो सके। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।